22 जून 2022 को महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला। शिवसेना के एक बहुत ही बड़े लीडर जिनका नाम एकनाथ शिंदे है, वो अपने 30 एमएलएस को लेकर के शिवसेना पार्टी से निकल जाते हैं और गुजरात के एक होटल में जाकर के रेस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा था कि अब जो है एकनाथ शिंदे अपने एमएलएस के साथ बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन ये किस हद तक सही है ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस स्टेप के बाद महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सिनेरियो में एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला और उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं मेजोरिटी खोती हुई नजर आई, जिस वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया गया। लेकिन फ्लोर टेस्ट की बजाय उद्धव ठाकरे ने रेजिग्नेशन देना ज्यादा अच्छा चुना और इस वजह से उद्धव ठाकरे ने रिजाइन दे दिया कल। तो आज की वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस को पूरी तरह से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वहां पे क्राइसिस चल रही है, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो वहां पे है, एकनाथ शिंदे की पार्टी छोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार क्यों खत्म हो जाएगी, फ्लोर टेस्ट क्या होता है और क्या कोई रूलिंग पार्टी के नेता रूलिंग पार्टी को छोड़ के क्या ऑपोजिशन पार्टी का साथ दे सकती है। अगर हाँ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ फिर कहाँ काम करेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ को भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इससे रिलेटेड क्या बातें करता है, गवर्नर की क्या पावर है इस सिनेरियो के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन क्या पावर हमारे गवर्नर को देता है, और कुछ ऐसे केसेस भी देखेंगे जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट से रिलेटेड अपने कुछ जजमेंट दिए थे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि फ्लोर टेस्ट से रिगार्डिंग किसके पास ज्यादा पावर होंगी। ओवरऑल हम लोग डिटेल्स में सारे एस्पेक्ट्स को आज की वीडियो में कवर करेंगे ताकि हम लोग महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लोग इस चैनल पर रेगुलर लेकर के आते रहते हैं। और अगर आप लोग किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड भी हमारे चैनल पर कंटिन्यू कंटेंट आती रहती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, सो लेट्स बिगिन। देखो, महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस को समझने के लिए आपको महाराष्ट्र के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र की जो स्टेट असेंबली है उसमें टोटल 288 सीट है। 288 सीट में से 145 सीट आपको चाहिए वहां पे सरकार बनाने के लिए। 2019 में जो महाराष्ट्र इलेक्शन हुई थी उसके बाद एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ये तीनों मिलकर के एक कोलाइशन गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बनाती है और इसके ऑपोजिशन में बीजेपी रहती है। शिवसेना के इस इलेक्शन में 56 सीट थी, एनसीपी की सीट इसमें 54 रही और कांग्रेस को 44 सीट मिला था 2019 के इलेक्शन में। और उसके बाद इन तीनों ने अपना कोलाइशन गवर्नमेंट बनाया, साथ ही में कुछ इंडिपेंडेंट पार्टी और कुछ अदर पार्टीज भी, छोटी मोटी पार्टियां भी मिल करके इन सभी कोलाइशन गवर्नमेंट को बनाती है। और 105 सीट बीजेपी की अकेले आई थी, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने में सहमत नहीं रही थी क्योंकि सिर्फ 105 सीट पे ही बीजेपी रह गई थी। तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को मिलाकर टोटल 154 सीट आई थी। साथ ही में कुछ ऐसे अदर पार्टीज और इंडिपेंडेंट पार्टीज मिली थी 2019 के अंत में। तो टोटल उस वक्त 15 और सीट इसमें ऐड हो गई, यानी 154 प्लस 15। तो वहां पे हमें 169 सीट जो है वो शिवसेना के पास देखने को मिली, यानी कि रूलिंग गवर्नमेंट के पास थी। उसके बाद 2020-21 के बीच में 174 सीट जो है गवर्नमेंट को हो गई क्योंकि 6 अलग एमएलए जो है आकर के इस सरकार के साथ और जुड़ जाती है। उसके बाद उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम बनते हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी पार्टी जो है वो रूल करने लगती है। लेकिन फिर 22 जून 2022 को एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के एक बहुत ही अच्छे खासे बड़े नेता थे, इस शिवसेना की पार्टी के ही थे, उन्होंने करीब 30 एमएलए के साथ जो है वो शिवसेना पार्टी को छोड़ दिया और गुजरात जाकर के किसी होटल में रेस्ट करने लगे। और उसके बाद से जो है महाराष्ट्र में शिवसेना का जो मेजॉरिटी था, जो रूलिंग पार्टी की जो मेजॉरिटी थी, वो कहीं ना कहीं लॉस में चली गई। अगर हम शिवसेना की बात करें तो 56 सीट शिवसेना में थी, जिसमें से 30 सीट एकनाथ शिंदे अकेले लेकर के निकल चुके। उसके बाद शिवसेना के पास सिर्फ और सिर्फ 19 सीट बचती है। तो 2021 के लास्ट तक हमने देखा कि छोटी मोटी सारी पार्टियां मिलकर के जो कोलाइशन गवर्नमेंट बनाती है उसमें टोटल 175 सीट जो है वो रूलिंग गवर्नमेंट के पास रहती है, जिसे हम महाविकास आघाड़ी पार्टी के नाम से जान रहे थे महाराष्ट्र के अंदर में। लेकिन एकनाथ शिंदे जब अपने 30 एमएलए को लेकर के निकलते हैं, उसके बाद एकनाथ शिंदे को कई और एमएलए का सपोर्ट मिलने लगा और 37 एमएलए जो है रिकॉर्ड करी गई कि इतने एमएलए जो है वो एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 175 में से अगर हम 37 एमएलए को माइनस कर देते हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट के पास 138 एमएलए बच जाती है। लेकिन महाराष्ट्र में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 145 सीट चाहिए, 145 एमएलए चाहिए स्टेट के अंदर सरकार बनाने के लिए। अब यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि क्या रूलिंग पार्टी से कोई भी नेता ऐसे निकल करके किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को ज्वाइन कर सकती है? तो जी नहीं, यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। लेकिन इस पे भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ इस बार क्यों नहीं अप्लाई हो पाएगी। और जब एकनाथ शिंदे अपने एमएलए को लेकर के निकल जाते हैं, तब महाराष्ट्र में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनकी मेजॉरिटी लॉस में चली जाती है और उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। लेकिन फ्लोर टेस्ट देने के बजाय उद्धव ठाकरे रिजाइन दे देते हैं। तो आइए जानते हैं अब हम लोग फ्लोर टेस्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ केसेस पे नजर डालेंगे, जिस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को लेकर के कुछ जजमेंट सुनाई थी। तो सबसे पहला केस है नाबम राविया एंड बमांग फेलिक्स वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर्स केस 2016। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है फ्लोर टेस्ट के रिगार्डिंग, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है
कि फ्लोर टेस्ट का जो पावर है ये गवर्नर के पास रहेगा और गवर्नर जो है फ्लोर टेस्ट के लिए हाउस को समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन दूसरा केस होता है शिवराज सिंह चौहान वर्सेस मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली 2020 में। 2020 में इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुनाती है कि कहीं ना कहीं गवर्नर जो है वो नॉमिनेटेड बॉडी है और इनके पास इतनी ज्यादा पावर होना कहीं ना कहीं सही बात नहीं होगी। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, अपने ही रूल पे उन्होंने अपहेल्ड किया और ये कहा कि अब जो है फ्लोर टेस्ट का समन का पावर जो होगा वो स्पीकर के हाथ में होगा, ना ही कि गवर्नर के हाथ में। अब बात करते हैं कि फ्लोर टेस्ट एक्चुअली होता क्या है। देखो, फ्लोर टेस्ट ये होता है कि मान के चलो कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट अगर अपना मेजोरिटी लॉस करती है तो उसे हाउस के अंदर में वोटिंग करवा करके अपना मेजोरिटी साबित करना पड़ता है, या फिर अगर वहां पे क्लियर मेजोरिटी साबित नहीं हो पा रही है या फिर देखने में लग रहा है कि किसी भी तरीके का मेजोरिटी में डाउट है, तो मोर देन वन इंडिविजुअल भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं कि यहाँ पे हाउस के अंदर में जो वोटिंग होनी चाहिए और ये साबित होना चाहिए कि मेजोरिटी किसके पास है, और जब ये साबित होगी कि मेजोरिटी किसके पास है वही गवर्नमेंट बनाएगी। अगर गवर्नमेंट अपना मेजोरिटी साबित करने में फेल हो जाती है तो गवर्नमेंट वहां से खत्म हो जाएगी। और कोलाइसन गवर्नमेंट के केस में सीएम भी यहाँ पे वोटिंग करवा सकते हैं और मेजोरिटी साबित करने के लिए हाउस के अंदर क्लेम कर सकते हैं। और याद रखना कि फ्लोर टेस्टिंग के अंदर में प्रेजेंट एंड वोटिंग होती है, यानी कि जितने भी मेंबर्स हाउस के अंदर प्रेजेंट होंगे सिर्फ उनकी ही वोटिंग काउंट होगी। ऐसा नहीं कि जो आज के डेट में नहीं आए हैं हाउस में, भले ही वो मेंबर्स क्यों ना हो, उनकी वोटिंग काउंट करी जाएगी। जी नहीं, वहां पे सिर्फ प्रेजेंट एंड वोटिंग ही काउंट होती है फ्लोर टेस्ट के अंदर में। अब हम लोग बात करते हैं कि गवर्नर के पास क्या पावर है फ्लोर टेस्ट के रिगार्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 174 गवर्नर को यह अथॉरिटी देता है कि वो स्टेट असेंबली को जब चाहेगी तब समन कर सकती है, प्रोरोग कर सकती है या फिर डिसॉल्व कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 174 का क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी ये कहता है कि गवर्नर हाउस को समन, प्रोरोग या फिर डिसॉल्व कर सकती है तब विद द एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट के साथ एडवाइस करके, कैबिनेट की एडवाइस को लेने के बाद ही गवर्नर ऐसा कर सकती है। लेकिन अगर सीएम की मेजोरिटी कहीं ना कहीं डाउट में हो और अगर मान के चलो बायस्ड एडवाइस आ रही होगी कैबिनेट की तरफ से, तब वहां पे गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी है और वो खुद का अपना दिमाग अप्लाई करके, अपना माइंड अप्लाई करके वहां पे हाउस को समन, प्रोरोग या फिर डिसॉल्व भी कर सकती है। और आर्टिकल 175 का क्लॉज 2 ये कहता है कि गवर्नर के पास ये पावर है कि वो हाउस को कॉल कर सकती है, यानी कि बुला सकती है, समन कर सकती है फ्लोर टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे एक और एक्सेप्शन आपको ये जानना जरूरी है कि जब हाउस सेशन में रहेगी तब ये पावर स्पीकर के पास होगा एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जब हाउस सेशन में नहीं होगी तब ये पावर गवर्नर के पास होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज दी गई है कि गवर्नर का जो भी एक्शन होगा अगर वो कहीं ना कहीं गलत लगता है किसी को तो इसको कोर्ट के अंदर भी चैलेंज किया जा सकता है। अब देखो, इससे रिगार्डिंग गवर्नर के कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी हैं। जैसे आर्टिकल 163 ये कहता है कि गवर्नर के पास पूरा पावर है कि वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करके हाउस को कभी भी फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं, लेकिन तभी जब आर्टिकल 174 अप्लाई हो जाएगी तब। अब आर्टिकल 174 क्या है? आर्टिकल 174 ये कहता है कि जब सीएम हाउस का सपोर्ट खो देगा और हाउस के अंदर में सीएम के पास अपना मेजोरिटी नहीं होगा और सीएम की जो स्ट्रेंथ है वो डिबेटेबल हो जाएगी, और अगर गवर्नर को डाउट होगा तो गवर्नर वहां पे फ्लोर टेस्ट के लिए समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं। और अगर रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी लॉस्ट होती हुई नजर आती है या फिर डिबेटेबल होती है तो ऑपोजिशन की तरफ से भी फ्लोर टेस्ट का ही डिमांड होता है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यही कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट इज द ओनली सॉल्यूशन। ओके, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई रूलिंग पार्टी का नेता रूलिंग पार्टी को छोड़ करके बीच में ही किसी ऑपोजिशन के साथ जाकर के मिल सकता है? तो जी नहीं, हमारे यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ नाम की भी कोई चीज है जिसे हम दल बदल कानून कहते हैं। इसमें कोई भी नेता किसी भी रूलिंग पार्टी को छोड़ के किसी दूसरे जगह जाकर के नहीं मिल सकती है, किसी ऑपोजिशन में नहीं मिल सकती है। आज की वीडियो में एंटी डिफेक्शन लॉ को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट समझेंगे, वीडियो थोड़ा लेंदी ऑलरेडी हो चुका होगा, तो शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ में ये कहा गया है कि कोई भी रूलिंग पार्टी का नेता निकल करके किसी भी दूसरे पार्टी में जाकर के नहीं मिल सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज ए मेंबर ऑफ द हाउस, और उसके बाद उसकी जो मेंबरशिप होगी वो भी खत्म कर दी जाएगी और उसे हाउस से निष्कासित कर दिया जाएगा और उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी और उसे किसी और पार्टी में मिलने नहीं दिया जाएगा। यह है एंटी डिफेक्शन लॉ ओवरऑल। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अब आप कहोगे कि एकनाथ शिंदे तो ऐसे ही किए हैं, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों नहीं लगी? एंटी डिफेक्शन लॉ में एक एक्सेप्शन दी गई है कि अगर मान के चलो कोई रूलिंग पार्टी है, उस पार्टी में से अगर 2/3 मेंबर निकल जाते हैं तो उसे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर नहीं रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि टोटल 21 मेंबर हैं, 21 के अगर 2/3 मेंबर निकल जाते हैं तो कितने मेंबर हो गए? 2/3 14। अगर 14 मेंबर 21 में से निकल जाएंगे तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, और अगर उससे कम निकलते, मतलब 2/3 से कम मेंबर वहां से निकलते हैं तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। और क्योंकि यहाँ पे शिवसेना के पास 56 सीट थी और 56 सीट में से एकनाथ शिंदे जो है वो 30 MLAs को लेकर के निकलते हैं, उसके बाद उनके पास 7 और MLA का सपोर्ट आता है, और आज की डेट में अगर हम बात करेंगे तो वो करीब 42 MLA का सपोर्ट लेकर के खड़े हैं। तो यहाँ पे 2/3 से भी ज्यादा मेंबर लेके वो शिवसेना से निकले हैं।
तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है। इस वजह से उद्धव ठाकरे सिर्फ 12 एमपीज के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ का क्लेम करते हैं। वहां पे उनके खिलाफ जो है वो कंप्लेन करी थी और उनका ये सोचना था कि अगर 12 मेंबर्स मेरी तरफ आ जाते हैं तो बाकियों को किसी भी तरह हम अपने ऊपर अपने साथ ले आएंगे। लेकिन हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया और एट द एंड शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार बना ली है और एकनाथ शिंदे को सीएम के पोस्ट के लिए चुना गया है और एकनाथ शिंदे ने चीफ मिनिस्टर के पद के लिए शपथ भी ग्रहण कर लिया है और डेप्यूटी सीएम के लिए देवेंद्र फडणवीस को चुना गया है। चलेगा, लेकिन अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए डिटेल में तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। उस पर हम डिटेल वीडियो बना करके लाएंगे जिसमें हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसके सारे प्रोविजंस को समझेंगे, एक्ट्स को समझेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जितना हो सके उतना लाइक करो, शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर। मिहिर ठाकुर साइनिंग ऑफ।